नमस्कार। आप सभी को हमारे नया एडमिशन प्रोसेस जो कि छत्तीसगढ़ का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आज की 18 तारीख से 24 तारीख तक 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक हमारे जो एडमिशन प्रोसेस चल रही है। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इसका शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा। मैं आपको फिर से क्लियर करा दूं कि मैं एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एक पेरेंट्स हूँ। एक मुझे जो लास्ट ईयर जो मैंने 2023 में जो एडमिशन कराया था अपने बेटे का, मुझे जो प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम आपको ना आए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप सभी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो, आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। किसके लिए? मेडिकल, एमबीबीएस और डेंटल कॉलेजेस के लिए या बीडीएस कॉलेजेस के लिए। छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा या तो मैनेजमेंट कोटा या तो एनआरआई का कोटा, ये सारी की सारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसका शेड्यूल हमने पहले बताया था। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय में आपको क्या क्या चीज़ें का प्रावधान आपको यहाँ पर दिया गया है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। फीस किस प्रकार से रहेगा, ये भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है। सो एक ही चीज़ अगर हम हर वीडियो में अगर बोलेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चाहते हैं कि आपके काम की चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सके, मगर हर चीज़ एक बारीकी से समझने के लिए थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी जानकारी एक एग्जैक्ट तरीके से, एररलेस तरीके से आप तक पहुंचाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसकी शुरुआत होती है जनरल इन्फॉर्मेशन से। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको ज़्यादा चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। 2024 के लिए हम अपने बच्चे का या तो इधर एमबीबीएस के लिए या तो बीडीएस के लिए हम एडमिशन ढूंढ रहे हैं। कौन से स्टेट में ढूंढ रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ स्टेट में ढूंढ रहे हैं। अब इसके लिए जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप बिल्कुल याद कर लीजिए, अपने पास में सेव करके रख लीजिए। जो वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, हम आपको उसके लिए अंडरलाइन करके दे रहे हैं। CGDME admission.nic.in। इस वेबसाइट पर आप जाकर सारे एडमिशन की जो प्रोसेस है, वो एडमिशन की प्रोसेस मीन्स रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप फुलफिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 2 प्रकार का अमाउंट देना पड़ेगा, उसका ऑलरेडी सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है। आप बस हमारे सभी वीडियोस के साथ में जुड़े रहिए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि बाकी यूट्यूबर की तरह गोल गोल ना घुमाते हुए जितनी काम की चीज़ें हैं, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी चीज़ें आपको आपके साथ में शेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि स्टेट कोटा के लिए हो, या तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट कोटा हो, मैनेजमेंट कोटा हो, या तो फिर एनआरआई सीट हो। कहाँ पर? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज में एनआरआई, जो नॉन रेसिडेंस इंडियन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, मगर उसके कुछ रूल्स और नियम है, उसका भी हमने एक सेपरेट तरीके से बात किया है। मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बढ़ गया कि एनआरआई क्या होता है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मगर इस पर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो हम बस इतना ही बोल देते हैं कि जो बार बार जो हमारे सामने जो वेबसाइट आ रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के काउंसलिंग के लिए, यूजी काउंसलिंग के लिए, जो नीट यूजी काउंसलिंग की जो CGDME की जो काउंसलिंग है, उसकी जो वेबसाइट दिया है CGDME.admission.nic.in, इस पर आप जाइए। वहीं पर आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो एप्लीकेशन है, इसी वेबसाइट पर आपको फिल करना है, ऑनलाइन तरीके से फिल करना है, कोई दूसरा मोड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। हम ये भी बोलते हैं, और यहाँ पर एक पहले पेज में एक आपको लिए एक सूचना दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन देयर ओन आर द CGDME काउंसलिंग वेबसाइट। आपको CGDME काउंसलिंग वेबसाइट पर ही भरना है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि नॉट थ्रू एनी एजेंट आर थर्ड पार्टी, किसी भी एजेंट या किसी भी थर्ड पार्टी के लिए आप का हेल्प मत लीजिए। आप चाहे आपके पास में अगर लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा उससे करिए। मगर मैं भी एक पेरेंट्स रहा हूँ, मैंने भी 2023 का जो काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट किया था, हालांकि मैं पेशे से टीचर हूँ, मगर फिर भी कंप्यूटर का उस समय में मुझे उतना नॉलेज नहीं था।
हालांकि मेरे पास में लैपटॉप ये सारी चीज़ें, आज मैं सारी चीज़ें सीख भी गया हूँ, मगर फिर भी उस समय मैंने एक कैफे सेंटर में जाकर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाया था। मगर रजिस्ट्रेशन करवाते समय जब भी आप फॉर्म सबमिट करते, एक एक जानकारी आपको पर्सनली वेरीफाई करना है। फाइनलाइज करने के पहले, सबमिट करने के पहले आप उसका प्रिंट आउट लीजिए, हर चीज़ करिए। और आपको और एक रिक्वेस्ट मैं अपने भी तरफ से करना चाहूँगा, और यहाँ पर उन्होंने एडवाइजरी भी जारी किया हुआ है कि जितने भी आपके पेमेंट के मोड होंगे वो अपने खुद के जो बच्चे के पास में अगर ऑनलाइन मोड होगा उससे करिए, या तो फिर अपने पेरेंट्स के पास में अगर जो ऑनलाइन मोड अवेलेबल है पेमेंट के उससे करिए। कितने आपको आपके अकाउंट्स देना है, प्राइमरी कौन सा है, अल्टरनेट कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला है कि सपोज अगर कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती है, सपोज अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कि गड़बड़ हो जाती है नहीं, सपोज आपने किसी नेट कैफे से भर लिया है या किसी थर्ड पार्टी से भर लिया है, और अगर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करके लिखते हैं कैंडिडेट विल बी सोल्डली रिस्पॉन्सिबल। ये सारी चीज़ों के लिए कैंडिडेट खुद क्या रहेगा, जिम्मेवार रहेगा। इसके लिए आप कहीं पर भी आप अपना क्या बोलेंगे, दुखड़ा नहीं रो सकते, या ये नहीं बोल सकते सर हमें मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। इसलिए सारी चीज़ें आप ध्यान से रखिएगा। सो यहाँ पर ये भी बोला है कि जो आपके जो काउंसलिंग के जो एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रहेंगे ये एक ही बार भरे जाएंगे, इसलिए बहुत ही केयरफुली भरना है। बाद में जो सेकंड चीज़ जो आपके काम की चीज़ हो सकती है वो ये लिखा है कि द रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरबिटेड अंडर फॉलोइंग कंडीशन। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिटर्न नहीं होगा। कब? इसके भी कुछ कंडीशंस दिए, दो कंडीशन दिया हुआ है, हम देख लें। इफ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन द सेकंड राउंड एंड डज नॉट ज्वाइन द रेस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। आपका अगर पहला राउंड तो आपका फ्री एग्जिट का दिया हुआ है, आपके पास में चॉइस है तो पहले राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हैं, या तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं। मगर सपोज सेकंड राउंड में अगर आपको अगर कोई सीट अगर अलॉट होती है और आप अगर उस इंस्टीट्यूशन को अगर ज्वाइन नहीं करते, तो आपका जो सिक्योरिटी जो अमाउंट है, जो अच्छा खासा अमाउंट होता है, वो आपको रिटर्न नहीं होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वापस नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन ये दिया है, टेकन एडमिशन इन द सेकंड राउंड एंड देयर आफ्टर कैंसल और विदआउट द एडमिशन। आपने सेकंड राउंड में एडमिशन ही नहीं लिया, या तो सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया, उसके बाद में आपका एडमिशन आपने क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया है, तो विड्रॉ कर लिया, ऐसे समय में भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो रिटर्न नहीं होगा। ये बात आपके लिए यहाँ पर दी हुई है। जितनी काम की चीज़ें उतनी चीज़ें आप तक हम शेयर करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 13 पेजेस की ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, तो 13 पेजेस आपको लाइन टू लाइन बताना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मगर जितनी भी काम की चीज़ें वो पूरी काम की चीज़ें आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा है, जो पॉइंट एच में जो लिखा हुआ है, CDME or the Counseling Committee 2004 does not change or edit, modify or alter any information, जैसा नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी हो गया, नेशनलिटी हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह वगैरह। यानी आपने एक बार अगर मान लेते रजिस्ट्रेशन करते समय एक बार अगर आपने कोई चीज़ें अगर भर दिया है तो एडिटेबल नहीं रहेंगी, आप उसको अल्टर नहीं कर सकते। और कौन कौन सी चीज़ें, कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर जनरली कौन कौन सी चीज़ें एडिट करने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे का नाम हो गया, कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी हो गया, नेशनलिटी हो गया, उसके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐसा ही देना जो आपका हमेशा क्या रहता है, शुरू रहता है। आपका जो पहला कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट नंबर, दोनों की सुविधा यहाँ पर दी गई है। देन उसके बाद में इंटर बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते समय काउंसलिंग के लिए आपने जो इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है वो नॉन एडिटेबल रहेगा या नॉन चेंजेबल रहेगा, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी परिस्थिति में वो चेंज नहीं होगा। द डाटा इंटर बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन एनटीए पोर्टल विल बी प्री पॉपुलेटेड एंड विल बी यूज फॉर द स्टेट काउंसलिंग पर्पस। आपने जो डाटा भरा हुआ है पोर्टल, एनटीए पोर्टल के ऊपर, वही आपको क्या होगा, जो आगे की जो काउंसलिंग जो पर्पस के लिए वैलिड माना जाएगा या बाध्य किया जाएगा। देन उसके बाद में हम आपके एल नंबर के पॉइंट पर आते हैं। एल नंबर का पॉइंट आपको दिखा देते हैं।
एल नंबर का पॉइंट बड़े काम का है, नो कम्युनिकेशन विल बी डायरेक्टली सेंड टू द कैंडिडेट्स। तो आपका नंबर लगता है नहीं लगता है, कब कौन सी लिस्ट आती है, आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल मैसेज करके नहीं बताया जाएगा। नो कम्युनिकेशन विल बी डायरेक्टली सेंड टू द कैंडिडेट आर कैंडिडेट्स, दे advise to be in the touch with the website on the regular basis for any updates। आपको क्या करना है कि आपको जो अपडेट दी गई है किसके द्वारा CGDME द्वारा, उस वेबसाइट को आपको रेगुलरली क्या करना पड़ेगा, उसके टच में रहना पड़ेगा या उसको ढूंढते रहना पड़ेगा, ढूंढते तो नहीं बोलेंगे, उसको देखते रहना पड़ेगा। देन उसके बाद में एक लास्ट जो पॉइंट है, जो वो नंबर का जो पॉइंट आता है वो आपके लिए काम का है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू पे एप्लीकेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस, जिसमें सिक्योरिटी फीस आ जाएगा थ्रू कैंडिडेट्स ओन अकाउंट बैंक अकाउंट। यहाँ पर देखो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, इन्होंने भी यहाँ पर क्लियर कट लिख कर दिया हुआ है कि कैंडिडेट को एक एडवाइस दिया जा रहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगा, रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा, सिक्योरिटी फीस रहेगा, ये सारे किस कहाँ से होना चाहिए, कैंडिडेट्स के ओन बैंक अकाउंट से होना चाहिए। अगर कैंडिडेट का अगर ओन बैंक अकाउंट नहीं है और देयर पेरेंट्स है तो गार्जियन के बैंक अकाउंट से होना चाहिए। साथ ही साथ में ये भी लिखा है, आल्सो दे हैव टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव बैंक अकाउंट नंबर इन केस ऑफ एनी कॉन्टिजेंट सिचुएशन। मान लेते कि पहला अकाउंट आपका कुछ अगर प्रॉब्लम आ गया तो आपको अल्टरनेट बैंक अकाउंट भी देना है, वो भी किसका देना है, या तो आपका कैंडिडेट का खुद का रहेगा, या तो पेरेंट्स का रहेगा, या तो आपके जो गार्जियंस रहेंगे उनका रहेगा। If the candidate is eligible for the refund as per the rule, then return will only be done in the प्राइमरी बैंक अकाउंट ओनली। आपने जो पहला जो अकाउंट नंबर देंगे उसी में आपका जो रिफंड के लिए अगर एलिजिबल हो जाते हैं, मान लेते किसी कारण से आपका अगर नंबर नहीं लगता, कुछ भी हो जाता है, आप अगर काउंसलिंग प्रोसेस से अगर बाहर हो जाता है, स्क्रूटनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे समय में आपका अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपका अगर रिफंड करना रहेगा तो आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट नंबर है वहीं पर रहेगा। और यहाँ पर ये भी है कि they are also advised to keep primary bank account as well as alternate bank account in active mode। वो आपका कैसा होना चाहिए, एक्टिव मोड में रहना चाहिए, डोरमेंट नहीं होना चाहिए। इफ ड्यू टू एनी क्या inadvertent error refund क्या होगा, is not possible in the primary bank account, then refund will be done in the alternative active bank account। मान लेते कि पहले बैंक अकाउंट में आपने जो दिए वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका जो अल्टरनेट बैंक अकाउंट दिया हुआ है वहां पर आपका जो अमाउंट है, जो रिफंडेबल अमाउंट है, वो रिफंडेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर ये बोला है कि पी नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स काम के हैं। तो ऑल एडमिशंस विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सभी के सभी जो एडमिशंस होंगे वो कैसे होंगे, ऑनलाइन मोड में ही होंगे, यानी और जो ऑनलाइन मोड होता है बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि आप हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए, आप हमें 3 लाख रुपए दे दीजिए, आपका एडमिशन करा कर दे देते हैं, हमारे उस कॉलेज के साथ में टाई अप है, ऐसा है वैसा है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड में होती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है। कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द CGDME काउंसलिंग वेबसाइट ओनली। उनको जो भी अगर कैंडिडेट्स को अगर कॉलेज अगर अलॉटमेंट हो जाती है, चाहे वो MBBS की हो, चाहे वो तो BDS की हो, वो अलॉटमेंट लेटर आपको क्या करना है, जो CGDME काउंसलिंग के वेबसाइट से ही आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। नेक्स्ट दिया है, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट दे कैन फिल आर अपडेट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर इंट्रीज इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज पर देयर लिंकिंग एंड OTP आपको रहेगा एज द रीच ऑफ द रिस्पेक्टिव ईमेल IDs एंड मोबाइल नंबर ओनली। आपको जो भी OTP जो आएगा वो आपका रजिस्टर जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आएगा, और आपके कहाँ पर आएगा, आपकी जो रजिस्टर जो ईमेल ID है वहीं पर आएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर ये भी बोला है कि जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था, पॉइंट R देखिए, और हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया, मगर हमने क्या किया था वो भी आपको बता दें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज लैपटॉप और कंप्यूटर अलॉन्ग विद द लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन वर्जन ऑफ द क्रोम, या तो फिर इंटरनेट एक्सप्लोर है, या तो फिर फायरफॉक्स है, या तो विंडोज़ है। ये सारी चीज़ आप क्या कर लीजिए,
क्या कर लीजिए, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इनके वर्जन्स रखिए, रजिस्टर वर्जन्स रखिए। यहाँ पर ये भी बोला है कि सपोज अगर जो पॉइंट एस में जो आ रहा है कि सपोज अगर आप अगर सिटी एरिया में नहीं रहते, रिमोट एरियाज में रहते, विलेज एरिया में रहते, गांव खेड़े में रहते, वहाँ पर कवरेज की अगर प्रॉब्लम है तो यस में आपको दिया हुआ सजेशन दिया, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड संदेश एप्लीकेशन। ये संदेश एप्लीकेशन है, ये आप अपने मोबाइल में भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि जितनी भी जो जानकारी है वो आपको समय समय पर मिल सके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बोला है कि आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, दिव्यांग की सर्टिफिकेट जिसको हम पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो सैनिक की या फ्रीडम फाइटर की जो सर्टिफिकेट्स है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन के लिए रखिए। आप अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपका नॉन क्रिमिनल रहेगा, डोमिसाइल रहेगा, क्लास 10th और 12th का मार्कशीट रहेगा या मार्क्स स्टेटमेंट रहेगा जिसको स्कोर कार्ड भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ है वो रखिए। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है या अपडेट करके रखना है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि ये किसके लिए करना पड़ेगा, कि ये स्क्रूटिनी के लिए ज़रूरी है। काय के लिए, काउंसलिंग की जो स्क्रूटिनी है, जहाँ पर क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में आप तैयार करके रखिए। साथ ही साथ में कम से कम हम ये सजेशन देंगे कि कम से कम में 5 आप इसका जेरॉक्स कॉपीज भी और फोटो कॉपीज भी आप करके रखिए। हो सकता है तो क्लास 1 ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करके भी रख लीजिए। 5 बंच तो कम से कम रखिए। अगर 10 बंच बनाते, हो सकता है आप एक से ज़्यादा कॉलेजेस देख रहे हैं, अपग्रेडेशन के लिए सोच रहे, बहुत सारे जो पेरेंट्स है वो महाराष्ट्र के लिए भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए देख रहे हैं, यूपी के लिए देख रहे, आंध्रा के लिए देख रहे हैं, तो ऐसे कम से कम 10 सेट आपके पास में ये सारी चीज़ें बना होना चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास में रखिए। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी बोला है कि क्या बोला है कि काउंसलिंग में जो स्क्रूटनी है इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑल द अलॉटेड सीट। जो स्क्रूटनी है सभी की अलॉटेड सीट के लिए अब क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। काय के लिए एडमिशन के लिए, चाहे आप एडमिशन उस इसमें करते हो या नहीं करते, मगर विदाउट स्क्रूटनी आपका एडमिशन नहीं हो सकता। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट अपीयर एंड कंप्लीट द स्क्रूटनी प्रोसेस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्क्रूटनी करने में अगर अपने हिसाब से जाएंगे क्या, नहीं जाए, मुझे मेरे पास में समय नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं जाएंगे। एज पर द गिवन शेड्यूल, एज पर द टाइम टेबल आपको क्या करना पड़ेगा, जो समय दिया है उस समय में जाकर आप अपना स्क्रूटनी प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिएगा, और तभी आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए या एडमिशन के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल ही क्लियर कट यहाँ पर बोलेंगे कि इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 हमारे लिए बहुत ही काम का हो सकता है, ये थोड़ा सा इस पर बात करना जरूरी है। आफ्टर गेटिंग द अलॉटमेंट लेटर इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इट विल बी मैंडेटरी टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर ये बोला है कि आपको अगर मान लेते हैं कि आपके मार्क्स अच्छा है, आपका स्कोर अच्छा है, आपको फर्स्ट राउंड में ही एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज अगर मिल गया है, तो आपको एडमिशन लेना क्या रहेगा, मस्ट रहेगा। एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद में आप अपग्रेडेशन करना है, क्या करना है आप सोच सकते हैं। मगर एडमिशन अगर आप नहीं करते तो आप क्या हो जाएंगे, काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। देन उसके बाद में बट इट विल नॉट बी मैंडेटरी, मगर ये मैंडेटरी किसके लिए नहीं होगा, बट इट विल नॉट बी मैंडेटरी टू टेक एडमिशन इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एज ए गवर्नमेंट डेंटल, या तो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन लेना कंपलसरी कहाँ पर है, अगर गवर्नमेंट का अगर एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है तो आपको एडमिशन लेना मस्ट रहेगा, अदरवाइज आप काउंसलिंग के बाहर हो जाएंगे। सपोज अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है, एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिलता है, या डेंटल कॉलेज मिलता है, या तो प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके लिए वो जरूरी नहीं रहेगा। यहाँ पर बोला है कि However, it is mandatory for all the allotted candidates to undergo scrutiny, मगर आपको स्क्रूटनी के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर ये भी बोला है कैंडिडेट हु डू नॉट टेक एडमिशन इन द अलॉटेड गवर्नमेंट कॉलेज विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। यानी अगर पहले में प्राइवेट का एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट का बीडीएस कॉलेज मिलता है, प्राइवेट बीडीएस कॉलेज मिलता है, ऐसे समय में आप सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं, फ्री एग्जिट है। मगर सपोज आपको गवर्नमेंट का अगर एमबीबीएस कॉलेज मिल गया तो आपको उसको एडमिशन लेना ही है। देन उसके बाद में
पाँचवें नंबर का पॉइंट बहुत ही एक ज़रूरी हम समझते हैं कि आपके साथ में हम इसको शेयर करें, डिस्कस करें। फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट डेंटल और प्राइवेट डेंटल इन द प्रोसेस आफ्टर अलॉटमेंट। मान लेते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या एमबीबीएस कॉलेज में मिल गया, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में मिल गया या प्राइवेट डेंटल कॉलेज में मिल गया। कब? पहली बार में अगर मिल गया, सो आपको क्या करना है? आफ्टर अलॉटमेंट अ कैंडिडेट में चूज टू नॉट टेक एडमिशन आफ्टर गेटिंग स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आप स्क्रूटनी करा लीजिए और उसके बाद में आप अगर एडमिशन नहीं भी लेते, कहाँ पर नहीं लेते? प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज और प्राइवेट बीडीएस कॉलेज में तो भी चलेगा। बट वंस अ सीट इज अलॉटेड टू अ कैंडिडेट एंड इफ द कैंडिडेट डज नॉट take the admission, the same seat will not be allotted the same candidate again in subsequent round। मगर यहाँ पर ये है कि पहली बार में आपको चाहे एमबीबीएस, कौन सा एमबीबीएस? प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस या प्राइवेट बीडीएस में अगर अब सीट मिल जाती है और आप फ्री एग्जिट अगर लेते हैं तो नेक्स्ट राउंड में आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं होगी। बस इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक बहुत ही काम की चीज़ बोली गई है, जो हम बोलते हैं वो सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, यही चीज़ें हम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, फ्री एग्जिट आप कब कर सकते हैं? फ्री एग्जिट विदाउट फॉर फेल्योर ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका बिना डुबाए आप फ्री एग्जिट कब ले सकते हैं? विल बी अवेलेबल ओनली इन राउंड 1। राउंड 1 में ही आप क्या कर सकते हैं? फ्री एग्जिट ले सकते हैं। और ये जो रूल जो है, ये जो गैजेट है कब का? 18 मई 2018 का, उस गैजेट के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है कि पहली राउंड में आप क्या कर सकते हैं? फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी अमाउंट है, वो क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। देन उसके बाद में राउंड 1 का जो रहेगा वो क्या बोलते हैं? अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग, वो किस प्रकार का रहेगा? तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पहला पॉइंट ये बड़ा ध्यान का है, रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग विच विल इंक्लूड पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, अब एप्लीकेशन फ़ी कितना है? मेरा ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना है। अगर मान लेते ओपन ओबीसी में आते तो 1000 रुपीज़, या अगर कैटेगरीज में अगर आते, एससी एसटी में अगर आते तो 500 रुपीज़, या अगर एनआरआई कोटे में अगर आते तो 10,000 रुपीज़। ये फीस आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। मगर जो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा वो क्या रहेगा? रिफंडेबल रहेगा। कब रिफंडेबल रहेगा? ये भी लिया है, टू बी रिफंडेड ओनली इन द अकाउंट फ्रॉम विच पेमेंट हैज़ बीन मेड एंड ओनली इफ कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के जो नॉर्म्स है, जो रूल्स बने हैं, उसमें अगर आप अगर फिट है तो ही आपको क्या मिलेगा? तो ही आपको क्या मिलेगा? जो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंड मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। हम समझते हैं कि जो मेन जो चीज़ें हैं वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि आपका जो क्या बोले, मोबाइल नंबर है, आपका जो ईमेल आईडी है, वो आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ओटीपी आपको वहीं पर आने वाला है, उसको बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखिएगा। हर इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने की तो फ्री नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या करना है? चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप अपग्रेडेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन वंस ही होगा, ओनली वन टाइम ही होगा। मगर आप चॉइस फिलिंग क्या कर सकते हैं? हर राउंड में कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है। जो भी मेन चीज़ें हैं वो मेन चीज़ें हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। अब हम ये भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में जो टोटल कॉलेजेस हैं, एम्स की कितनी है, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस कितनी है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की कॉलेज कितनी है, बीडीएस कॉलेज कौन कौन सी है, गवर्नमेंट कितनी है, प्राइवेट कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एक पेरेंट्स होने के नाते आपका भी बच्चा अगर लगता है, या बच्चों अगर आप अगर खुद अगर वीडियो देख रहे होंगे, आप भी अगर सपोज अगर अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में, अच्छे बीडीएस कॉलेज में अगर एडमिशन लेते, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा खुद का बच्चा, मेरा खुद की बच्ची ने एडमिशन लिया है, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। फिर भी अगर कोई चीज़ें अगर छूट गई है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि उस पर जल्द से जल्द नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 24 तारीख तक ये सारी चीज़ें आपको डाउट्स जो है वो क्लियर कराए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो आप अपना ध्यान रखिए।
किसी भी प्रकार की जो क्या होते हैं लालच जो आती है बाहर से या फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो फ्रॉड फ़ोन कॉल्स आते हैं उनसे बचे रहिए। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, हम ये भी नहीं बोलते कि आपका हम फ्री काउंसलिंग कराएँगे, कुछ भी नहीं कराएँगे। बस आपको अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है आप हमें बोलिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इवन ये भी नहीं बोलते कि आप हमें 1000 रुपए दीजिए, 2000 रुपए दीजिए, 5000 रुपए दीजिए, आपका हम काउंसलिंग करा कर दीजिए, ये बिल्कुल ही नहीं है। हमने बहुत सारे कॉलेजेस देखा है मगर हमारा किसी भी कॉलेज से किसी भी टाई अप तो होता ही नहीं है। मगर इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और नए-नए वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके दोस्त होंगे वो आप उनको शेयर भी करिए। फिर से बहुत ही जल्द मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ में। जय हिंद, जय